हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक है आपका इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या होता है? औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन। ठीक है, औपनिवेशिक शासन यानी जब इंडिया ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, ब्रिटेन की एक कॉलोनी था, उस समय भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, उसी से रिलेटेड आपका टॉपिक है। ठीक है, देखें तो सबसे पहले आप देख रहे हैं पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का जो पीरियडाइजेशन है यानी डिवाइडेशन है, क्लासिफिकेशन है, वो कैसे किया गया है। ठीक है, तो एक ब्रिटिश थिंकर एंड हिस्टोरियंस हुए जिनका नाम है जेम्स मिल। जेम्स मिल एक ब्रिटिश थिंकर और हिस्टोरियंस हुए हैं, यानी एक ब्रिटिश इतिहासकार और एक विचारक है जिनका नाम क्या है? जेम्स मिल। उन्होंने एक बुक लिखी है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी कब है? 1817 में। ठीक है, अब इस बुक के अंदर इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड है मिडिवल हिस्ट्री, थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। एक एक करके इन तीनों पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री होता है प्राचीन, ठीक है, प्राचीन इतिहास। मिडिवल होता है मध्यकालीन, मध्यकालीन। और मॉडर्न होता है आधुनिक। मॉडर्न क्या होता है? आधुनिक। तो एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन जो हमारा इतिहास है वो, मिडिवल हिस्ट्री जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है वो, और मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक इतिहास हो। अब इन्होंने इनका दूसरा नाम दिया क्या? एंशिएंट हिस्ट्री को इन्होंने क्या नाम दिया? हिंदू, हिंदू पीरियड, हिंदू पीरियड। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री को नाम दिया इन्होंने मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम पीरियड। और जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है इसको नाम दिया इन्होंने ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री को इन्होंने दूसरा क्या नाम दिया? हिंदू पीरियड। और मिडिवल हिस्ट्री को इन्होंने दूसरा क्या नाम दिया? मुस्लिम पीरियड। और मॉडर्न हिस्ट्री को इन्होंने दूसरा नाम क्या दिया? ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, ब्रिटिश पीरियड। तो इन्होंने कहा कि जो हिंदू पीरियड है उसके अंदर वही जैसे जो कल्चर था, संस्कृति थी, वो हिंदू सभ्यता संस्कृति के अनुसार थी। मिडिवल पीरियड यानी मध्यकालीन जो इतिहास है वो आप जानते हैं डिफरेंट जो जो मुस्लिम रूलर्स हुए हैं उनके द्वारा शासन किया गया था, उनकी है। ठीक है, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको ब्रिटिश पीरियड नाम दिया। ठीक है, क्योंकि इस समय तक भारत के ऊपर ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश सरकार का शासन था। अब यहाँ पे इन्होंने जो ब्रिटिश जो हिंदू पीरियड है और जो मुस्लिम पीरियड है उसकी कुछ जो स्पेशलिटीज है वो बताई है। जैसे इन्होंने कहा कि इस समय तक इंडियन सोसाइटी के अंदर कुछ कमियां थी। जैसे कमियां क्या थी? कुछ बुराइयां थी, एविल्स थी। ठीक है, जैसे भाई सती सिस्टम था। ठीक है, सती सिस्टम आप जानते हैं, जैसे हमारे जो उस समय जो समाज था उसके अंदर ये होता था, किसी जो महिला है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस महिला को अपने पति की जो डेड बॉडी है, चीता है, उसके साथ जिंदा जलना पड़ता था। ठीक है, एक ये बुराई थी। दूसरा क्या था? कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम। दूसरा क्या था? कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी। और तीसरा था इसके अंदर, तीसरा क्या था? लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन, शिक्षा की कमी थी। क्योंकि जो शिक्षा की जो एक सुविधा थी वो केवल जो उच्च वर्ग के लोग थे या जो राजा वगैरह के परिवार थे उनके लोगों को था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या थी? लो स्टेटस ऑफ वुमेन, लो स्टेटस ऑफ वुमेन। महिलाओं का समाज के अंदर बहुत ही निम्न स्थान था, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी।
ठीक है। तो इन दोनों, इन 3-4 कमियों की वजह से ही दोनों इन पीरियड्स को ब्रिटिश और ब्रिटिश जो जेम्स मिल थे हिस्टोरियंस, उन्होंने इसमें इन बुराई की वजह से इस दोनों पीरियड को क्या कहा, ये तो पुराना समय है जिसने हिंदू समाज को बहुत पीछे धकेल दिया। और उन्होंने अपने जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश पीरियड है, उसकी वकालत की और कहा कि ब्रिटिश पीरियड क्या था, ऐसा पीरियड था जिसके अंदर इंडिया के अंदर बहुत बड़ा चेंज हुआ। ठीक है, किस किस क्षेत्र में चेंज आए, जैसे अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन शहरीकरण हुआ। यानी अंग्रेजों के आने से पहले आपने देखा था भाई राजा थे आपस में एक दूसरे राजा के ऊपर अटैक करते थे, हमला करते थे, उसके राज्य को छीनने का प्रयास करते थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के आने से जो छोटे छोटे जो साम्राज्य थे, ठीक है, उनमें जो मुख्य जो ट्रेडिंग सेंटर थे या और किसी चीज के लिए स्पेशल जो सेंटर थे, टाउन या जो सिटीज विलेज थे, वो किस में बदल गए, उनका शहरीकरण हो गया। ठीक है, अर्बनाइजेशन हो गया। दूसरा कहता है कि फास्टर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये कहता है कि फास्टर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी यातायात के जो साधन थे तेज गति से चलने वाले, उन साधनों की व्यवस्था की गई। जैसे आप जानते हैं भाई अंग्रेजों के आने से इंडिया के अंदर क्या हुआ, रेलवे। ठीक है, रेल चली 1853 में। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम, अंग्रेजों के आने से इंडिया के अंदर जो डाक है, तार व्यवस्था है, ठीक है, डाक पोस्ट, ठीक है, पोस्टल जो सिस्टम है, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह, ये सारी के सारी अंग्रेजों ने ही भारत में शुरू की थी जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। और तीसरा कहते हैं न्यू इंडस्ट्रियल टेक्निक्स, उद्योगों के नए नए जो तकनीकी आई, और आप जानते हैं डिफरेंट जो फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, वो लगाई गई। ठीक है, अब यहां पर एक जो टॉपिक आपका आता है, जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश पीरियड था, उसी को कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। ब्रिटिश पीरियड को कॉलोनियल पीरियड भी कहा जाता है, ब्रिटिश पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। कॉलोनियल पीरियड होता है औपनिवेशिक समय या शासनकाल अवधि। ठीक है, अब इसके लिए 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने लिख रखी है। जैसे एक होता है कॉलोनी, कॉलोनी होता है उपनिवेश, कॉलोनी क्या होता है, उपनिवेश, इसकी डेफिनेशन भी आपको बताएंगे। ठीक है, कॉलोनाइजेशन होता है औपनिवेशीकरण। ठीक है, यानी किसी प्रदेश को, किसी देश को, किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश के द्वारा अपना कब्जा कर लेने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, इंपीरियलिस्ट होता है साम्राज्यवादी, इंपीरियलिस्ट क्या होता है, साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी। ठीक है, इंपीरियलिस्ट। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। तो देखें, सबसे पहले कॉलोनी की बात करते हैं। कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनी जैसे कोई एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडिया, उसकी एक भाग पर या सारे क्षेत्र के ऊपर कोई दूसरा देश अपना अधिकार जमा ले, और वहां के जो भाई रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, या जो दूसरा, या तक की जो जनता है, उन सबको अपने फायदे के लिए यूटिलाइज करे। तो इंडिया ब्रिटेन का क्या बन गया, कॉलोनी बन गया, उपनिवेश बन गया। ठीक है, एक देश के द्वारा दूसरे देश के ऊपर, यानी एक पावरफुल कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री के एक पार्ट या सारे पार्ट के ऊपर, रीजन के ऊपर, एरिया के ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लेना और वहां के रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना, वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, कॉलोनाइजेशन। ठीक है, और जो इस तरह की जो एक्टिविटी करता है, ऐसा जिस देश का शासन होता है वो देश क्या कहलाता है, इंपीरियलिस्ट साम्राज्यवादी। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है, आप जानते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर देश के अंदर डिफरेंट टाइप की जो फैक्ट्रीज हैं वो लगाई जाती हैं, चाहे वो भाई आयरन की हैं, ठीक है, चाहे स्टील की हैं, ठीक है, चाहे कॉटन की हैं, और डिफरेंट फील्ड की जो इंडस्ट्रीज हैं वो लगाई जाती हैं। आगे हमारा टॉपिक है हमारा आगे मेजर डेवलपमेंट्स। कुछ अब जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट का शासन शुरू हो गया, तो इंडिया के अंदर कुछ चेंजेस आए। ठीक है, उन मेजर चेंजेस को, डेवलपमेंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है पॉलिटिकल चेंजेस या डेवलपमेंट, सेकंड है इकोनॉमिक चेंजेस या डेवलपमेंट, और थर्ड है सोशल चेंजेस या डेवलपमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल होता है राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक, यहां पे विकास कह सकते हैं, डेवलपमेंट लिख रखा है तो ठीक है।
और परिवर्तन भी कह सकते हैं, चेंजेस भी कह सकते हैं। सेकंड आप देख रहे हैं क्या है, इकोनॉमिक चेंजेस, आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन। और थर्ड क्या हो गया, सोशल, सामाजिक, सोशल क्या हो गया, सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन। देखें तो हम पॉलिटिकल चेंजेस की बात करते हैं। इन 1757 आप जानते हैं 1757 में क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, इन 1757 1757 के बाद में इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड इनटू मेनी किंगडम्स एंड प्रोविंसेस। इंडियन सोसाइटी, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप था, बहुत से किंगडम्स, राज्य जो तंत्र था, ठीक है, राज्य था, उनमें बटा हुआ था, और प्रोविंसेस, सूबे या प्रांतों में बटा हुआ था, जिनको क्या कहा जाता था, जिनको कहा जाता था प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था, यानी राजशाही राज्य, जहां पर राजाओं का शासन था। ठीक है, और नेक्स्ट 190 इयर्स, अगले 190 सालों के दौरान द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड डायरेक्ट रूल ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ये कहता है अंग्रेजों ने भारत के एक विशाल यानी बहुत बड़े भाग के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। कब, आने वाले 150 साल 190 साल के दौरान। ठीक है, एन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल वाज लेड बाय लोकल जमींदार। से कहता है जब अंग्रेजों की शासन व्यवस्था भारतीय जनता को समझ में नहीं आई, तो एक ऑर्गेनाइज्ड यानी ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक सुव्यवस्थित तरीके से, संगठित तरीके से इसका विरोध किया गया। भारतीय जो अंग्रेज शासन प्रणाली था उसका विरोध किया गया, किसके द्वारा, जिसका विरोध करने वाले थे लोकल जमींदार थे। ठीक है, इसके अलावा पीजेंट्स थे, किसान थे, सिपाही थे, एंड ट्राइबल पीपल, और ट्राइबल पीपल थे। ठीक है, आगे चलकर इन्हीं लोगों की सहायता से एक ग्रुप था। ठीक है, आगे चलकर इन्हीं लोगों की सहायता से एक ग्रुप था। ठीक है, जिनमें कौन शामिल थे, इंग्लिश एजुकेटेड जो ग्रुप था। ठीक है, उन्होंने इस रिवोल्ट का, अंग्रेजों का क्या क्या विरोध किया, और वो लोग कौन थे, नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट क्या होते हैं, राष्ट्रवादी। नेशनलिस्ट क्या होते हैं, राष्ट्रवादी। ठीक है, आगे कहता है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी अंग्रेजों ने जब अपनी शासन व्यवस्था लागू की तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, संवैधानिक तरीके से शासन किया। एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक जो ढांचा था वो तैयार किया, किस तरह से काम करना है। लीगल मिनिस्ट्री, और एक कानून के अनुसार जो मंत्रालय थे वो स्थापित किए। एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और पूरे देश के अंदर किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था लागू की जाए वो भी शुरू किया। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका इकोनॉमिक चेंजेस, आर्थिक परिवर्तन। तो अंग्रेजों के आने के बाद सबसे बड़ा जो चेंज आया इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो क्या था, वो परिवर्तन था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने जिस अलग अलग टाइप के लैंड के ऊपर अलग अलग टाइप के लैंड रेवेन्यूज लगा दिए, उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो उनकी रेट थी वो बड़ी हाई होती थी। देखें, द ब्रिटिश ऑफिशियल सर्वे द कंट्री साइड, ये कहता है कि ब्रिटिश जो अधिकारी थे उन्होंने सर्वे किया, सर्वेक्षण किया। ठीक है, उन अधिकारियों ने सर्वे किया, सर्वेक्षण किया पूरे देश का। एंड फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू एट हाई रेट्स, और इन्होंने उच्च जो रेट था, दर थी, उसके ऊपर पूरे देश के अंदर लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व व्यवस्था शुरू कर दी, लागू कर दी। और ये कहता है कि जो लैंड रेवेन्यू थी ये पे करने पड़ते थे यदि देश के अंदर चाहे क्या हो जाए, तो यहाँ पे जैसे हम बता रहे थे ड्रोट पड़ जाए या फेमाइन, अकाल पड़ जाए। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में भी किसानों से लैंड रेवेन्यू जो होता था वो बहुत ज्यादा हाई रेट पर लिया जाता था। ठीक है, और थर्ड इसमें है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्या, अब यहां पर कुछ जो
आइटम थे, कुछ चीजें थी जो इंडिया क्या करता था, ब्रिटेन को बेचता था। द मेन आइटम्स टेकन फ्रॉम इंडिया एंड सोल्ड इन ब्रिटेन, ये कहता है कुछ ऐसे आइटम थे जो इंडिया से लिए जाते थे और उनको ब्रिटेन में बेचा जाता था, जैसे स्पाइसेस मसाले थे, कैलिको था, फाइन कॉटन अच्छी गुणवत्ता वाले कपास थे जिसको मुस्लिन कहा जाता था, उसको इंडिया की मार्केट से खरीदा जाता था और उनको कहां, ब्रिटेन की मार्केट में बेच दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा कहता है सम इंडियंस वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट ओपियम, ये कहता है कुछ भारतीय किसानों को ओपियम क्या होता है, अफीम। ओपियम क्या होता है, अफीम आप जानते हैं एक मेडिसिनल प्लांट भी है और एक नशीला पदार्थ भी है, दोनों तरह से इसका यूज किया जाता था। तो भारतीय किसानों को मजबूर किया गया कि जबरदस्ती उनको ओपियम यानी अफीम की खेती करवाई गई उनसे। किस लिए करवाई गई, क्योंकि अंग्रेज चाइना से क्या करते थे, अंग्रेज चाइना से टी लेते थे। ठीक है, अब इस टी के बदले में अंग्रेजों को, चीन को क्या पैसे देने पड़ते थे, मनी देना पड़ता था। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा प्लान किया कि ऐसा किया जाए कि हमें पैसा न देना पड़े, इस टी के बदले हमें कोई दूसरा सामान देना पड़े। ठीक है, तो ये चीज चीन के लोगों के लिए क्या थी, नहीं थी। ठीक है, और इसका नतीजा क्या हुआ कि चीन के लोग इस चीज के क्या बन गए, आदी बन गए। ठीक है, और इंग्लैंड को इस ओपियम की जगह पैसा देना नहीं पड़ता था। ठीक है, when इंडिया बिकेम फुल फ्लेज्ड कॉलोनी, ये कहता है जिस समय भारत पूरी तरह से अंग्रेजों का एक उपनिवेश बन गया, फुल कॉलोनी बन गया, इट एक्सपोर्टेड, तो अब यह अपना जो सामान है उसको एक्सपोर्ट करने लगा, निर्यात करने लगा। जैसे जूट था, कॉटन था, कैसे, एज ए रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में अपना जो सामान था, अंग्रेज यहां से कॉटन है, जूट है, उसको लेके जाते थे। और स्कॉटलैंड था और जो उनका मैनचेस्टर था, जो मेन इंडस्ट्रियल सेंटर थे ब्रिटेन के, वहां पे इस रॉ मटेरियल को लेके जाया जाता था और वहां इसे सामान तैयार किया जाता था और उस फिनिश्ड गुड्स को इंडियन मार्केट के अंदर बेचा जाता था। यानी अंग्रेज लोग रॉ मटेरियल के रूप में ये जूट और कॉटन को लेके जाते थे। ठीक है, और वहां से फिनिश्ड गुड्स के रूप में सामान लेके आते थे। अब तीसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है भाई, नए नए उद्योगों का, फैक्ट्रियों का विकसित होना लगना। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है कि पहले से जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उनका क्या हो जाना, खत्म हो जाना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ये कहता है कि भारत की जो पारंपरिक जो इंडस्ट्रीज थी, उद्योग थे, वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, यानी अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्री लगाने की वजह से क्या हो गए, बर्बाद हो गए। ठीक है, जिसके अंदर वीविंग क्या होता है, बुनाई का काम। ठीक है, पोट्री मिट्टी के बर्तन आदि, और आयरन स्मेल्टिंग यानी लोहे को पिघलाकर विभिन्न प्रकार का सामान बनाना। एंड ब्रास वर्क्स, और ब्रास जो एक आप जानते हैं मेटल होती है, उससे जो विभिन्न प्रकार का सामान तैयार किया जाता है वो। ठीक है, तीसरा आपका टॉपिक है सोशल चेंजेस का। ठीक है, ये आपको दूसरी वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि अगर इस टॉपिक को करवाएंगे तो थोड़ा सा लंबा ये आपका वीडियो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा।